नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम फिर से आपके सामने गणित का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 28 है। इससे पहले 27 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको ज़रूर जाकर देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके 25 में 25 नंबर पूरे आ सके। ये जो मॉडल पेपर मैं बनाता हूँ ये बिल्कुल आपके पीएनपी के प्रश्न पत्र के जैसा होता है, यानी जितने बहुविकल्पी, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी जितने क्वेश्चन आपके पीएनपी पूछता है आपके प्रश्न पत्र में, उतने ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस मॉडल पेपर में डाले हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक चीज़ और मैं लेकर आया हूँ। कई लोग कह रहे थे कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं कैसे पूछूँ, तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। 7985112477 ये मेरा नंबर है। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन पर्सनली भेज सकते हैं और मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं जाएगी इस पर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा और मैं इसका आपका आंसर दे दूंगा जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, a बराबर 5 8 11 14, b बराबर 8 11 14। यहाँ पर पूछ रहे हैं a माइनस बी क्या होगा। मैंने आपको बताया था a माइनस बी कैसे निकालते हैं। a में जितने भी नंबर्स दे रखे हैं और b में जितने नंबर दे रखे हैं उन सभी को ध्यान से देख लो। अब a में जितने नंबर दे रखे हैं, अगर उनमें से कोई नंबर b में है तो उसको हटा के यानी घटा के आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर a में 5 8 11 14 है, b में क्या है 8 11 14, तो यहाँ पर 8 11 14 ये तीनों हमने काट दिए एक तरीके से। अब कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर a माइनस बी कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से हर चीज़ को समझिए। एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, देखो कई बार बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर a यानी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो आ गया 25, 25 छक्का 150, 150 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हर चीज़ के फॉर्मूले याद कर लो। संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, सबका फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। ये आपका वृत्त है और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चाप है और यहीं से मान लीजिए ये जीवा हो गई, तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वृत्तखंड। क्लियर हो गई बात। इसी में मैं आपको त्रिज्यखंड भी बता देता हूँ। मान के चलो ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये दो त्रिज्याएँ खिंची हुई हैं। ये एक चाप है और ये त्रिज्या, चाप और त्रिज्या दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, या कह सकते हैं चाप के अंत बिंदुओं से बनी त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। ये तो आपको समझ में आ गई त्रिज्यखंड। और त्रिज्या तो आपको अच्छे से पता है, सेंटर से परिधि तक अगर कोई लाइन खींचे तो वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अर्धवृत्त की बात करें, अगर ये त्रिज्या को हम व्यास बना दें तो ये जो आपका एरिया है ये अर्धवृत्त है, यानी वृत्त का आधा भाग। ये इधर आपका अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े व्यापारी निगम संस्थाएं इनमें से कौन सा खाता खोलते हैं। खाता कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कितने कुल खाता होते हैं, उनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए और उन खाताओं में क्या क्या काम होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं बड़े व्यापारी निगम संस्थाएं कौन सा खाता खोलती हैं, तो वो खोलती हैं चालू खाता। चालू खाता में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखना। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी पैसा कितने भी बार दिन में महीने में निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज नहीं मिलता है, इसमें पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 5 में 60 छात्र हैं, उनमें 60% छात्र उत्तीर्ण हुए
कुल छात्र और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात बताओ। कैसे सॉल्व हो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। कुल छात्र कितने हैं यहाँ पर, कुल छात्र आपके हैं 60, ठीक, और उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 60%। आगे बोल रहे हैं कुल छात्र और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात बताओ। तो देखो उत्तीर्ण छात्रों से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है कुल छात्र और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। तो हम यहाँ पर उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण छात्रों का नंबर निकालते हैं। अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, देखो उत्तीर्ण अगर 60 हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 40% होंगे, ठीक है। जब अनुत्तीर्ण 40% हो रहे हैं तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, अभी तो आपने परसेंटेज में निकाला, अब आप इसका नंबर निकालिए। कुल छात्र कितने हैं 60, 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो इसका जो वैल्यू आएगी 24। अनुत्तीर्ण कितने हैं छात्र 24, तो अनुपात आपको निकालना है। आप यहाँ पूरा एक लाइन में लिखेंगे कुल छात्र और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। कुल छात्र हैं 60 और अनुत्तीर्ण छात्र हैं 24। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 5:2 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको वैसे ही करना है। मान के चलो आपसे ये कह दे कि अनुत्तीर्ण छात्र और कुल छात्र, तो ये जो 60 है कुल छात्र इस तरफ आ जाएगा। जो चीज़ पहले क्वेश्चन में बोली जाएगी वही आपको पहले लिखनी है, वरना क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, 1024 को 2 के सापेक्ष घातीय संकेतन में लिखो। 1024 को 2 के सापेक्ष घातीय संकेतन में, तो 1024 का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा गुणनखंड। तो इसको निकाल लो, 2 पंचे 10 और 12, फिर से निकालो, 2 से फिर से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 25, 6। ये आप अपने हिसाब से निकाल लेना, मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। 12, 8, 64, 32 और 16, 8, 4, 2, 2, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हमें 2 का गुणा करना पड़ा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1024 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लोग 10 बार लिखेंगे। 4 और 6, 3, 2, 5 हुए अभी, ये लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1024 को हमने 2 को 10 बार गुणा किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो ये इसका सही आंसर होगा। ध्यान से हर चीज़ को समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक भी कन्फ्यूज़न हुआ, जरा कन्फ्यूज़न हुआ आपका पूरा क्वेश्चन गलत, 0 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए देखो अधिकतर एग्जामिनर क्या होते हैं, वो ये देखते हैं कि देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो हर एग्जामिनर को जल्दी होती है कॉपी को चेक करने की, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के। जितनी ज़्यादा वो कॉपी चेक करेंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो केवल लास्ट में ये देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो मोस्टली नंबर मिल जाता है। बीच में आपने कुछ भी कर रखा हो, वैसे तो आपको बिल्कुल सही करना है, लेकिन अगर कभी जल्दी हो जाए तो आपको आंसर बिल्कुल सही लिखना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है डीएलएड स्टूडेंट मान लो अगल बगल से भी पूछ लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर अगल बगल से पूछ रहे हैं तो आप आंसर उसका बिल्कुल सही लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे आपको अगल बगल पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे मॉडल पेपर देख रहे हैं तो आपके 25 से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में गंतव्य पर पहुंच जाती है। यदि उसे 2 घंटे में पहुंचना हो तो कार किस गति से चलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक तरफ समय लिख लेते हैं, घंटा नहीं लिखते हैं, समय, एक तरफ लिख लेते हैं गति। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, 3 घंटे में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। अगर उसी दूरी को उसे 2 घंटे में तय करना है तो कितने में तय करेगी, कितनी स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी। ध्यान से समझो, 3 घंटे में चल रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अगर उसी दूरी को उसे 2 घंटे में कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है, समय कम हो रहा है और स्पीड को बढ़ रही है,
तो यहाँ पर तीर अपोजिट लगेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। समय घट रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो दोनों के जो तीर होंगे वो अपोजिट साइड लगेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। x/60 3/2 x इक्वल टू 3 इंटू 60/2। ये 60 डिवाइड में बराबर के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको काट दो। x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो अगर 2 घंटे में पहुंचना है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप वीडियो को रोक के रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब तो एकदम फ्री है, कोई पैसा तो लगना नहीं है। आप इसको 1 नहीं 10 बार देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक त्रिभुज की ऊंचाई आधार की 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो मैंने आ लिख दिया है, आपको आ नहीं लिखना है, आपको पूरा आधार लिखना है। जितना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आप एग्जामिनर के ऊपर डालेंगे उतने ही अच्छे से नंबर वो देगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आधार की 3 गुनी बताई गई है ऊंचाई। ध्यान से समझना, आधार की 3 गुनी है। अगर हम आधार को x मान लें इस क्वेश्चन में, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, आधार की 3 गुनी क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर ये आधार x है तो ये 3 गुनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब कुछ डाउट नहीं रह गया। क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दे रखा है 294 1/2, आधार आपको x माना है और ऊंचाई हम लोगों ने 3x निकाली है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। x और x इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में है बराबर के उस साइड जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो बराबर के उस तरफ जाते ही डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 से 294 को आप काटो, कितना आएगा देखो। 3 से हमने 294 को काटा, 3 9 27 और 3 8 24, यानी 98 आया गुणे 2। 98 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 196। और ये जो स्क्वायर लगा है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये 196 का स्क्वायर रूट। 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, ये 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। आप आखिरी लाइन में लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -15/16, इसका क्या करना है, योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए ध्यान से, जब भी योज्य प्रतिलोम की बात आए तो जो भी दे रखा है, अगर ये प्लस में दे रखा है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस में दे रखा है तो प्लस कर दो। यहाँ पर -15/16 है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा 15/16, यानी ये जो माइनस है इसको हमने सीधा प्लस में कर दिया। अब बात आएगी गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें अंश को हर में करना होता है और हर को अंश में, बाकी सब कुछ सेम रहता है। -16/15 ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। देखो एकदम अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। गुणात्मक में अंश को हर में और हर को अंश में, बस इतना करना है। योज्य प्रतिलोम में केवल इसका साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में कर दो, अगर ये माइनस में है तो प्लस में कर दो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कितना अच्छा दे रखा है। स्पर्श रेखा और छेदिका वृत्त को कितने स्थानों पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। मान के चलो ये वृत्त है और यहाँ से ये स्पर्श रेखा निकल गई, तो स्पर्श रेखा मात्र एक स्थान पर स्पर्श करती है। याद रखना, मात्र एक स्थान पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। अब अगर बात आ जाए छेदिका की, तो छेदिका कैसे बनती है वो देखो। छेदिका ये रहा वृत्त, और छेदिका आपके वृत्त के बीच से या कहीं से ऐसी जगह से जाती है जहाँ वो 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती, स्पर्श तो नहीं कह सकते, प्रतिच्छेद कर रही है।
यानी वृत्त को छेद करते हुए चली जा रही है, ये दो जगह टच कर रही है इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि जो छेदिका होगी वो वृत्त को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 12वां है, x प्लस 1/x इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। देखो इसको मैंने आसानी से भी करने का तरीका बताया है और इसको हमने पूरा प्रोसीजर से भी करने का तरीका बताया है। अब यहाँ पर ये लघुत्तरीय प्रश्नों में आया हुआ है तो हमें इसको पूरा प्रोसीजर से करना पड़ेगा। x प्लस 1/x इन सभी को आप होल स्क्वायर कर दो, ये लो कर दिया मैंने होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, अब ये x कट जाएगा, बचेगा प्लस का 2। जब ये प्लस का 2 बचेगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², 64 में 2 गया, कितना बचेगा 62। यही हमें पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, तो 62 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने देखो अगर ट्रिक के माध्यम से करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 8 अगर दे रखा है और पूछें कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, तो इस नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दो, 88 64 माइनस 2 इक्वल टू 62। एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाए। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए क्या कह रहे हैं। 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², इसके गुणनखंड करने हैं। फिर से ध्यान से समझो, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आप यहाँ पर इसको ये देखो कि ये देखो ये x² है, यहाँ पर y² है और यहाँ पर xy है। क्या आपको कुछ ऐसा नहीं फॉर्मेट नज़र आ रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये स्क्वायर और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में है। तो यहाँ पर a² माइनस 2ab प्लस b² वाली कंडीशन दिख रही है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये वही है या नहीं। ध्यान से पहले इसको हमें a² के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अभी ये 4x² है, इस पूरे को हमें स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x की पावर 2। यहाँ पर भी 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 3 का, तो 3y²। ठीक, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ये माइनस 12xy है, तो अगर हमें लग रहा है कि ये 2ab वाला फॉर्मूला बना रहा है तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखो, a ये रहा आपका, b आपका ये रहा 3y। देखो अब इसको आप सॉल्व करके देखो क्या यही आ रहा है, 3 2 जा 6 2 जा 12 आ रहा है, और ये x और ये y, यानी ये सेम टू सेम आपका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनना। तो ये रहा a और ये रहा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके सामने ये फार्मूला बना। अब इसके गुणनखंड निकाल लें, तो ये पावर 2 है तो इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ये इसके गुणनखंड निकल के सामने आ गए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आपको परीक्षा में निकालने हैं ताकि आपके 25 में 25 नंबर आ सके। अगला क्वेश्चन देखो, राजू ने बैंक से 18,000 रुपये ऋण लिया, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर ब्याज पूछा जा रहा है और हम लोग फार्मूला मोस्टली किसका प्रयोग करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो आपको मालूम होना चाहिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फार्मूला होता है, P ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला। आप चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लो और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप a माइनस p कर दो, यानी मिश्र धन में मूलधन को घटा दो, आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सीधा वही वाला फार्मूला लगाते हैं, a = p 1 + r/100 की पावर n। तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे,
तो P यानी मूलधन कितना दे रखा है 18,000। 1 प्लस R यानी दर कितनी दे रखी 6, और आपका समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 18,000 इसको काटेंगे 2 3 6 और ये 50, तो 50 एकम 50 और 50 और 3 53, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 53/50 की पावर 2। तो 18,000 गुणे 53 गुणे 53/50 गुणे 50 पावर 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 बार नीचे 2 बार। 50 के दोनों जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब बचेगा 180 गुणे 53 गुणे 53/5 गुणे 5, या कह सकते हैं नीचे बचेगा 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 20,224.8 यानी 80 पैसे, 20,224 रुपये 80 पैसे, ये आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हमें A माइनस P यानी मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। तो ये आपका मिश्रधन हो गया, माइनस मूलधन कितना था 18,000, तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 20,224 है तो 2,224 रुपये 80 पैसे आपका आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र। ठीक है, जितना मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको परीक्षा में शॉर्ट नहीं करना, बढ़िया से एक एक स्टेप अच्छे से करना है। ठीक है, मैं आपको केवल एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी सजा सजा के लिखना वो आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई लंबाई लिख लेते हैं 5 मीटर, चौड़ाई आपकी दे रखी है 450 सेंटीमीटर, और इसको नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपकी 450 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 35 डेसीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है कमरे में कितने घन मीटर हवा है। अब आप कोई भी कमरा ले लो, उसमें जो हवा होगी वो तो एक एक कोने तक फैली होगी और हर जगह होगी। किसी भी कमरे, आप अपने घर के किसी भी कमरे को ले लो, उसमें आप देखोगे हर जगह हवा है, यानी कुल मिलाकर उस पूरे का आयतन पूछा जा रहा है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर पेंच ये फंस रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है घन मीटर। अब यहाँ पर ये तो मीटर है, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, इन दोनों को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये मीटर मीटर मीटर, जब तीनों का मल्टीप्लाई होगा तब घन मीटर आएगा। तो 450 सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो वो मीटर में कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 450 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 गुणे 450। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये 4.5 मीटर आपका आंसर आएगा इसका। 450 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करेंगे तो 4.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई है 35 डेसीमीटर। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको वो पूरा पता है, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये रटा होना चाहिए आपको। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग कन्फ्यूज़न ना हो तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वाला डेसी है, तो ये कितने कदम जा रहा है, 1 कदम नीचे जा रहा है, तो ये 10 हो गया। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कितने 35 डेसीमीटर में, तो 35 डेसीमीटर में क्या हो जाएगा 3.5 मीटर हो जाएगा।
ये आपको समझ में आना चाहिए। 3.5 मीटर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कमरे का आयतन निकाल लेते हैं एक तरीके से। कमरे का आयतन बराबर LBH यानी लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। तो लेंथ हो जाएगी 5 और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 4.5, ऊंचाई हो जाएगी 3.5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कितना आंसर आएगा वो आप हमें नीचे कमेंट में बताओ, और वही होगी घन मीटर। ठीक है, इन तीनों का कैलकुलेशन करके आप हमें नीचे कमेंट में बताओ कि कितना इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 18 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को सटाकर रखने से बने घनाभ का आयतन याद करो। देखो यहाँ पर मैं आपको चित्र नहीं बताऊँगा, आप अपने माइंड में खुद ही सोचो। मान लो एक पासा ले लो, पासा बिल्कुल चारों तरफ से क्या होता है, एकदम घन होता है। उसकी चारों मतलब जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सारी बराबर होती हैं। अब दो पासा को लो और आपस में सटा के रख दो। तो जब दो पासा लोगे, आप ध्यान से समझना, दो पासा जब आप लोगे तो उनकी जो लंबाई होगी वो तो बढ़ जाएगी। ठीक है, मान के चलो ये 5 है, ये 5 है, तो इनकी जो लंबाई होगी, जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। यानी एक पासे की लंबाई 5 है और दूसरे पासे की 5 है, तो जो नया घनाभ बनेगा उसकी लंबाई बढ़ के हो जाएगी 10। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, एक घन की 18, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 + 18 36 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। लेकिन जो उसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दो पासों को बराबर रख के देख लो, क्या उनकी ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ रहा है, ऊंचाई आपकी वही रहेगी। उनकी जो चौड़ाई होगी उसमें भी आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लो, दो पासा ले लो, एक पासे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 है ये मान लो, क्योंकि वो घन है। एक अगर 18 तो सारी 18 होंगी। ठीक है, दो पासों को एक साथ रखोगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई सेम टू सेम रहेगी। यानी लंबाई हो गई 36, ऊंचाई हो गई 18 और चौड़ाई हो गई 18। तो इसका जो घनाभ का आयतन है वो आपको निकालना है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, L गुणे B गुणे H। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं घनाभ का आयतन। देखो आपको इससे पहले ये सब लिखना पड़ेगा कि नए घनाभ की लंबाई बराबर 18 + 18 बराबर 36, और उसके बाद आपको अगली लाइन में लिखना पड़ेगा चौड़ाई बराबर 18, ऊंचाई बराबर 18। उसके बाद आएगा घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। तो L आपकी हो गई थी 36, B होगा था 18 और H आपका 18, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई, आप प्रैक्टिकल करके भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,664 घन सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो जब तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो घन सेंटीमीटर आएगा। आयतन जो होता है वो हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 243 की पावर 3/5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, पावर भिन्न में है और भिन्न में नीचे कितना है, 5। ध्यान से समझना, ये 5 है, यानी ये इसको ऐसे नंबर में चेंज करेंगे जिसकी पावर 5 हो। 243 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 की पावर 5 होता है 243। 3/5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर लगाई, मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुणे 3/5 तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। अब ये बेस वैल्यू समान है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि बीच में लगा हुआ है आपका डिवाइड। तो 3 - 2 हो जाएगा 3 की पावर 1 और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, PN वृत्त का व्यास है। कहाँ है PN, ये रहा P और ये N, यानी ये वृत्त का व्यास है। QPR वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। MPR 60 दे रखा है, MPR 60 है। PNM यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि जो बीच में होता है ये आपका PNM है, तो बीच में N है तो यही पूछा जा रहा है।
PNM ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। ध्यान से इसको समझो, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पर ये एक वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जब सेंटर से त्रिज्या बनती है, स्पर्श रेखा को टच करती है, तो ये आपका जो कोण होता है ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक, अब इस 90 डिग्री में दो पार्ट कर दिए गए हैं। ये लाइन मिलाकर देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ये स्पर्श रेखा ये वाली, और ये त्रिज्या है मान लो। ठीक, अब ये जो लाइन गई है ये इसको ऐसे दो भागों में विभाजित कर रही है, एक ये भाग और एक ये भाग। ये टोटल कितना है 90, और ये वाला एरिया 60 दे रखा है, तो ये कितना होगा ऑटोमेटिक आप समझ जाओ 90 अगर टोटल है, और ये वाला एक पार्ट 60 डिग्री का है, तो दूसरा पार्ट कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया कि ये वाला कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर। अब ये है आपका व्यास। ठीक, यानी ये जो व्यास है ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है इस वृत्त को, यानी एक अर्धवृत्त ये वाला हो गया और एक अर्धवृत्त ये वाला हिस्सा हो गया। अब अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, वो देखो PNM, ये आपका त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज के अंदर दो कोण आपको पता होगा, तो क्या तीसरा कोण आप नहीं निकाल पाएंगे? बड़ी ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख लेते हैं, एंगल MPR बराबर 60। मैं केवल इतना लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। PN बराबर वृत्त का व्यास, QPR बराबर वृत्त की स्पर्श रेखा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एंगल OPR बराबर 90। क्यों 90 है? इसका रीज़न ब्रैकेट में लिखना होगा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो ये आपका हो गया 90। अब इसी में एक पार्ट आपका MPR 60 दे रखा है। एंगल OPR बराबर एंगल MPR प्लस एंगल NPM। ठीक, OPR आपका 90 है, MPR 60 है, प्लस NPN आपको निकालना है। तो NPN आपका कितना हो जाएगा, 90 में 60 घटेगा तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। NPM कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको अगली लाइन में लिखना है इन ट्रायंगल PNM, इन ट्रायंगल PNM, इसको हटा देते हैं, इन ट्रायंगल PNM। अब इसमें देखो एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल M इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अब यहाँ पर आपको P दे रखा है 30 और आपका M पता है ये 90 होगा क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना है, और ये PNM पूछ रहा है आपसे, इसको निकालना है। 90 30 120, 120 180 में घटेगा तो आएगा 60। तो एंगल N आपका कितना निकल के आएगा 60। आपको इसको पूरा प्रोसीजर करना है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है एंगल N बराबर 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको पूरा लिखना है और आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, आपको मुझे पर्सनली पूछना हो, तो मैंने आपको नंबर दे दिया है 7985112477। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं जाएगी इस पर। केवल अपने क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी से भी रिलेटेड, DLED से, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।